गोविंदराम मेघवाल जी के साथ में हुआ। गोविंदराम मेघवाल जी ने अपने समाज को जागृत करने का काम किया। मेघवाल समाज को जा के बताया कि भाई अम्बेडकरवाद क्या है, भाई ये अंधविश्वास है, भाई ये पाखंडवाद है, पर पर्दा प्रथा मत करो भाई, करवा चौथ का व्रत मत करो भाई। ये सब बातें जो गोविंदराम मेघवाल जी बता रहे थे, ये सब बातें अपने समाज को जगाने के लिए बता रहे थे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस समाज को जगाने के लिए गोविंदराम मेघवाल जी निकले, उसी समाज ने गोविंदराम मेघवाल को उसी आधार पर हरा दिया। अर्जुन राम मेघवाल निकलकर जो है समाज में क्या बोला होगा? यही बोला होगा, अरे ये तो तुम्हारे धर्म का विरोध करता है, अरे तुम्हारे रीति रिवाज परंपराओं का विरोध करता है। जैसे कि एक जब बाबू जगजीवन राम जी दलितों की बस्तियों में जाकर ये कहा करते थे कि दलितों के असली मसीहा अंबेडकर नहीं है, दलितों के असली मसीहा तो गांधी जी हैं। गांधी जी उनका बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हो, यह सोचकर कि वहां उसका न्याय होगा, उससे पूरा झाड़ू पोछा करवाया जाएगा, सारा काम करवाया जाएगा, सारी कुर्सियां लगवाई जाएंगी। और एक सीट पर एक नहीं होता, 40-50 लोग होते हैं। 40-50 लोग जो है इस तरह से जो है झाड़ू पोछा करते हैं उनकी पार्टी में जाकर, जो है जो कि अपने पार्टी में शर्म आती है करने में। और वहां पर जो है अंत में एक ही को टिकट मिलता है, और किसको टिकट मिलता है किसी छुपा नहीं है, जो पार्टी को जब बहुत बड़ी फंडिंग करती है। इतना वोट बैंक नहीं है, या कहें कि बहुजन समाज के पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो कई पार्टियों को अफोर्ड कर पाए। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि अपनी राजनीतिक पार्टी बनाता है, जरूर बनाए, लेकिन ये निश्चित कर ले कि जो पूर्व पहले से ही बनी हुई पार्टी है उसके वोट बैंक को टच नहीं करूंगा। जो मेरा वोट, मेरे समाज का वोट दुश्मन समाज के पास है, दुश्मन पार्टियों के पास है, वहां से लाने का काम करूंगा। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो आरएसएस वो 1925 से लगातार आज तक भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है, और वह संस्कृति के प्रचार प्रसार के माध्यम से ही इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं कि चाहे कितनी भी नेगेटिव हवा, चाहे विरोधी पक्ष कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितने भी मुद्दे उनके मजबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हिंदुत्व के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर वोट तो केवल बीजेपी को ही पड़ेगा। राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कितने दलितों को आपने स्थान दिया है, और जिस दलित को आपने स्थान दिया है वो आपका चापलूस होगा, वो अपने समाज का चापलूस नहीं है, वो अपने समाज के लिए सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं है, वो केवल और केवल हिंदुत्व की बात करने वाला गांधी का हरिजन। लेकिन आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि जब मान सम्मान की बात आएगी तो मान सम्मान केवल और केवल वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही वितरित होगा। वहां पर ब्राह्मण को सबसे ऊंचा मान सम्मान मिलेगा। कभी भी देख लीजिए आप, जो है देखिए आप राजस्थान में जो है अब कौन सीएम बनेगा। अर्जुन राम मेघवाल ने कोई कम मेहनत तो ना की है, बनाइए उसको सीएम। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दलितों के लिए जो भारत में राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति है ही नहीं। मुद्दों की राजनीति आपके लिए कांग्रेस ने की, मुद्दों की राजनीति आपके लिए बीजेपी ने की, मुद्दों की राजनीति आपके लिए आम आदमी पार्टी ने की। सारी पार्टियां आपके बीच में आएंगी और वो मुद्दों की राजनीति करेंगी। लेकिन आपके लिए भारत में जो राजनीति है वो मान सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति है। ये आपको कब समझ में? दलितों की राजनीति कहां जा रही है? मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि दलितों की राजनीति अब पिटने और छितने की तरफ जा रही है। हितैषी होने का दावा करना और दलित हितैषी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार गांधी जी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बोल रहे थे कि बाबा साहेब, दलितों की जितनी पीड़ा आपके भीतर है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा मेरे भीतर है। बाबा साहेब ने बड़ा करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बाबा साहेब बोले कि गांधी जी, दाई और जाई में बड़ा फर्क होता है। गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने ही दलित हितैषी हैं तो ये मुफ्त का राशन बांटना बंद कर दें। मुफ्त का राशन बांटने की बजाय जितने का वो मुफ्त राशन देते हैं उससे दुगना उनसे कर वसूलना शुरू कर दें, और उसके लिए उन्हें जो है वो कुछ जमीन दे दें जिस पर वो जो है अन्न उपजाएंगे, और अन्न उपजाकर खुद अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों के लिए मान सम्मान अर्जित करेंगे, उनके लिए कपड़े लत्तों का प्रबंध करेंगे, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे, और सरकार को भी दुगना टैक्स देंगे। इससे सरकार की एक तो जो खर्च कर रही है वो खर्च बच जाएगा, और दूसरा
सरकार की दुगनी आमदनी हो जाएगी। इस तरह से अगर सरकार 1 रुपया दलितों पर या गरीबों पर खर्च कर रही है तो उसे सीधे सीधे 3 रुपये का फायदा शुरू होने लग जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जी की ये औकात नहीं है कि वही सीट अगर सामान्य हो जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग भी कर लें। वो तुरंत वहां से पलायन करेंगे, भागेंगे। वो देखेंगे कि कौन सी सीट रिजर्व है और वहां पर जहां पर कोई दलित प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी सालों साल से मेहनत कर रहा होगा, वहां पर वह जाकर अपना दावा ठोकेंगे कि मुझे यहाँ से टिकट दो, मैं आपका मंत्री रहा हूँ, मैंने आपके लिए इतनी चापलूसी की है, मैंने इतनी जी हजूरी की है, मैंने आपके कहने पे अपने समाज से गद्दारी की है, मैंने आपके कहने पर अपने समाज को गालियाँ दी हैं, मैंने आपके कहने पर समाज के लिए जितना भी नुकसान करना था मैंने कर दिया। ऐसी होने का बहुत बड़ा भारी दावा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी यह बताने का काम करे कि जो सीटें एससी रिजर्व थीं उन सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने दलित प्रत्याशी उतारा होगा क्योंकि मजबूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बताने का कार्य करे कि जो सीटें दलितों के लिए रिजर्व नहीं हैं, सामान्य सीटें हैं, क्या कभी भी अब तक जब से पार्टी का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी किसी सामान्य सीट पर दलितों को लड़ाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि वह महिलाओं का सम्मान करती है, तो वह बताए कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, लेकिन वहां पर योग्य महिलाएं थीं, इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने योग्य महिलाओं को टिकट दिया। बताने का काम करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो आखिरकार राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आ गए और पूरे देश में चर्चा चल रही थी कि ये 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। अगर 2024 के लोकसभा चुनावों का यह सेमीफाइनल है तो भाजपा की जीत 2024 में तय है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। 230 में से बीजेपी ने 163 सीटों पर विजय प्राप्त की है, कांग्रेस ने 66 सीटों पर विजय प्राप्त की है। अब ये जो बीजेपी ने 163 सीटों पर विजय प्राप्त की है, यदि हम ध्यान दें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार 54 सीटें अधिक जीती हैं और कांग्रेस ने 48 सीटें जो है अपनी गंवाई हैं। अब जो 48 सीटें गंवाई हैं, 48 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की ले ली और उसमें 6 सीटें जो अन्य छोटे दल या निर्दलीय थे उनकी भी अपने कब्जे में ले ली। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो है जो जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार किया, ये ध्यान देने योग्य बात है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 54 सीटें अधिक हासिल करके एक तरह से विपक्षियों को धराशायी कर दिया। दूसरे राज्य को लें तो छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें 90 सीटें हैं। 90 में से भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं और उसे 39 सीटों का पिछले चुनावों के रिजल्ट के मुकाबले फ़ायदा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने 35 सीटें जीती हैं और उसे 33 सीटों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर भी 33 सीटें कांग्रेस की सारी की सारी बीजेपी ने ले ली, प्लस में 6 सीटें और जो अन्य दलों या निर्दलियों के पास थीं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में कर ली। इसके अलावा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 199 सीटें और 199 में से भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती,
जिसमें कि उसे पिछले विधानसभा के मुकाबले इस बार 42 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस जो है 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहाँ कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस की 30 सीटें तो हासिल की ही, इसके अलावा 12 सीटें अन्य दलों या निर्दलियों से भी हासिल की हैं। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें, जो कि साउथ का इलाका है, दक्षिण भारत जो है उत्तर भारतीयों के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व था, यानी पिछले विधानसभा चुनावों का रिजल्ट अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 1 सीट थी। 1 सीट से बढ़कर अब उसकी 8 सीटें हो गई हैं, यानी कि उसने 7 सीटों का मुनाफा तेलंगाना में भी कमा लिया है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने जो है अपना दम दिखाया, क्योंकि कांग्रेस का जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित समाज से आते हैं और दलित समाज के लिए उन्होंने पीछे बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई, जिसकी चर्चा पूरे दलित समाज में हुई। उनके काफ़ी वीडियो वायरल हुए, तो उसका फ़ायदा यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन साथियों, मैं ये जो रिजल्ट की चर्चा कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये रिजल्ट्स तो आपको जो है यूट्यूब पर या टीवी पर देखने को मिल ही गए होंगे, सुनने को मिल गए होंगे, व्हाट्सएप पे बहुत चल रहे होंगे। यहाँ पर मेरा इस चर्चा को, इन आंकड़ों को आपको बताने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि भारत की राजनीति जो है किस प्रकार से चल रही है, उसका आधार क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा चुनाव लड़ती है, इस बार भी हिंदुत्व का ही मुद्दा उसने बनाए रखा। हालांकि अपने इन मुद्दों में वह दलित, गरीब, युवा, महिलाएं, इनको भी शामिल करने का दावा करती है। लेकिन यदि हम व्यवहारिक जांच करेंगे तो ना तो उसकी पॉलिसीज़ में, नीतियों में कहीं दलित दिखाई देगा, ना कहीं गरीब दिखाई देगा, ना महिलाएं दिखाई देंगी और ना युवाओं के लिए कुछ दिखाई देगा। वहाँ पर यदि आपको कोई दिखाई देगा तो केवल और केवल हिंदुत्व, जातिवाद, ऊंच नीच की भावना, धन्ना सेठों के द्वारा पार्टी को अनुदान देना और महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का सम्मान पार्टी के भीतर ना होना। अभी यदि कुछ आंकड़ों पर मैं यहीं पर अगर चर्चा करना चाहूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि वह महिलाओं का सम्मान करती है, तो वह बताए कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, लेकिन वहां पर योग्य महिलाएं थीं, इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने योग्य महिलाओं को टिकट दिया। बताने का काम करना चाहिए ताकि पता लगे कि महिलाओं के लिए वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में जगह है, उनकी सोच में महिलाओं के लिए कुछ इज्जत है, मान सम्मान है। महिला चाहे कितनी भी योग्य क्यों ना हो, यदि वह सीट सामान्य है, यानी वहां पर पुरुष भी लड़ सकता है और महिला भी लड़ सकती है, तो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी वह उस सीट पर किसी महिला को टिकट कभी नहीं देगी। और दूसरी बात यह है कि जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, अधिकतर महिलाएं, आप राजस्थान में भी देख लेंगे, 1-2 महिलाओं को छोड़कर जो वास्तव में योग्य थीं, जिन्होंने वास्तव में समाज में निकलकर काम किया, अधिकतर हमने ये देखा है कि महिलाएं जब चुनाव लड़ाई जाती हैं, जब सीटें आरक्षित हो जाती हैं, महिला रिजर्व हो जाती हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि जहां पर भी आरक्षण है वहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियां दिखाई देंगी। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दल ऐसा करते हैं जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं महिलाओं के बारे में कह रहा हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वह दावा करती है
कि वह महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करती है, महिलाओं को बहुत ध्यान में रखती है। तो मैं ये बताने का काम कर रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। जब आप महिलाओं को मौका ही नहीं दोगे, जब आप महिलाओं को प्रेरित नहीं करोगे, तो महिलाएं जो हैं घर से बाहर निकलकर काम कैसे करेंगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दलित हितैषी होने का बहुत बड़ा भारी दावा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी यह बताने का काम करे कि जो सीटें एससी रिजर्व थीं, उन सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने दलित प्रत्याशी उतारा होगा क्योंकि मजबूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह बताने का कार्य करे कि जो सीटें दलितों के लिए रिजर्व नहीं हैं, सामान्य सीटें हैं, क्या कभी भी अब तक जब से पार्टी का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी किसी सामान्य सीट पर दलितों को लड़ाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया है? क्योंकि ये बहुत सामान्य सी बात है कि जो सीट सामान्य है, रिजर्व नहीं है, उसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर सामान्य व्यक्ति भी लड़ सकता है और रिजर्व व्यक्ति भी लड़ सकता है। यदि आपके पास कोई योग्य व्यक्ति दलित प्रत्याशी है, आप वहाँ पर दलित प्रत्याशी लड़ाएं, तब पता लगेगा कि आप वास्तव में दलितों में भी योग्यता देखते हैं। दलित तो आपकी मजबूरी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन राम मेघवाल जी आपके बीकानेर से, जो कि आपके मंत्री भी हैं, बीकानेर से सांसद हैं, वो सीट रिजर्व है, इसलिए आप अर्जुन राम मेघवाल को वहाँ से लड़ाते हैं। और अर्जुन राम मेघवाल जी की ये औकात नहीं है कि वही सीट अगर सामान्य हो जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग भी कर लें। वो तुरंत वहाँ से पलायन करेंगे, भागेंगे। वो देखेंगे कि कौन सी सीट रिजर्व है और वहाँ पर जहाँ पर कोई दलित प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी सालों साल से मेहनत कर रहा होगा, वहाँ पर वह जाकर अपना दावा ठोकेंगे कि मुझे यहाँ से टिकट दो, मैं आपका मंत्री रहा हूँ, मैंने आपके लिए इतनी चापलूसी की है, मैंने इतनी जी हजूरी की है, मैंने आपके कहने पे अपने समाज से गद्दारी की है, मैंने आपके कहने पर अपने समाज को गालियाँ दी हैं, मैंने आपके कहने पर समाज के लिए जितना भी नुकसान करना था मैंने कर दिया है। तो साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी तनिक भी दलित हितैषी है तो यह बताने का काम करे कि वह यह समानता का बर्ताव कब करेगी। बाकी दलितों के घर पे जाकर खाना खाना, दलितों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं होता। मीडिया को तो वे अपने सामने आने ही नहीं देते हैं और ना ही कभी जो है वो ओपन कैमरा में जाकर मीडिया को फेस करते हैं। कभी भी वो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते ही नहीं है। अब अपने भाषण में, कल मैं उनका भाषण सुन रहा था जो कि पार्टी कार्यालय में चल रहा था, वहाँ से वो इतनी लंबी लंबी बातें फेंक रहे थे, मैं ये सोचने पर मजबूर था कि एक बार कम से कम किसी जगह पर तो ऐसा हो जहाँ पर प्रधानमंत्री जी बैठे हों, अपनी एक बात कहें और कोई उनसे उस बात पर कुछ सवालात करे, कुछ पूछे, कुछ बताए उनको कि जो आप बोल रहे हैं उसमें तनिक भी हकीकत नहीं है, सब हवा हवाई है। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखें तो दलितों के मुद्दे पर केवल बोलना आता है। कल मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अब गरीबों को, उन्होंने दलितों की जगह पे शब्द इस्तेमाल किया, गरीब, ठीक है, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने ही दलित हितैषी हैं तो ये मुफ्त का राशन बांटना बंद कर दें। मुफ्त का राशन बांटने के बजाय जितने का वो मुफ्त राशन देते हैं उससे दुगना उनसे कर वसूलना शुरू कर दें और उसके लिए उन्हें जो है वो कुछ जमीन दे दें जिस पर वो जो है अन्न उपजाएंगे और अन्न उपजाकर खुद अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों के लिए मान सम्मान अर्जित करेंगे, उनके लिए कपड़े लत्तों का प्रबंध करेंगे, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे और सरकार को भी दुगना टैक्स देंगे। इससे सरकार की एक तो जो खर्च कर रही है वो खर्च बच जाएगा और दूसरा सरकार की
दुगनी आमदनी हो जाएगी। इस तरह से अगर सरकार 1 रुपया दलितों पर या गरीबों पर खर्च कर रही है तो उसे सीधे सीधे 3 रुपये का फायदा शुरू होने लग जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जमीन नहीं है, जो भी खाली पड़ी जमीन है उसको बांट दे, बड़ा आसान काम है। तो उसके बाद एक बात और होगी, जब ये जमीन बट जाएगी, उन लोगों को जमीन मिल जाएगी, तब वे अपने बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र की तो व्यवस्था करेंगे, साथ में शिक्षा की व्यवस्था भी कर पाएंगे। और जब वे शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो उन्हें ऊंचे रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री जी को बार बार भारत की बेरोजगारी का जो स्केल है उसको नापना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। लोग खुद ब खुद अपने लिए रोजगार इकट्ठा करने लग जाएंगे। लेकिन दलित हितैषी होने का दावा करना और दलित हितैषी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार गांधी जी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बोल रहे थे कि बाबा साहेब, दलितों की जितनी पीड़ा आपके भीतर है उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा मेरे भीतर है। मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में भी मैं भंगी बनकर जन्म लूं, मैं बढ़िया बनकर जन्म ना लूं। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे। बाबा साहेब ने बड़ा करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। बाबा साहेब बोले कि गांधी जी, दाई और जाई में बड़ा फर्क होता है। दाई जो है जाई के दर्द को महसूस तो कर सकती है, बयान भी कर सकती है, लेकिन उसको जो सहन करना पड़ता है जाई को, वो दर्द तो उसको सहन करना नहीं पड़ता। वो दर्द तो असली वही बता सकती है, वही सोच सकती है जो उसको सहन कर रही है। तो ये तो दलितों की बात है, अभी चर्चा करेंगे इस पर। इसके अलावा युवाओं की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए कितने रोजगार उन्होंने दिए हैं। इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे। सुबह से मीडिया तो उनके चापलूसी में लगी ही है। शाम को नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आज जो युवा अपना पहला वोट डालकर आया है उसको आज ये एहसास हो रहा है कि उसने एक विजेता को वोट दिया है, उसके वोट की जो है उसने कीमत अदा की है। इतना तगड़ा झूठ, जैसे कि सारे युवा जो आज अपना पहला मतदान देकर आए हैं वो सभी भाजपा को ही वोट देकर आए हैं। सुबह से मीडिया यही चिल्ला रही है। मीडिया पर जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे होते हैं वो भी भाजपा के ही होते हैं, भाजपा के गुणगारे होते हैं। यानी कि सारा सिस्टम जो है खरीदा हुआ है। और सुबह से ही चुनाव के परिणाम आना शुरू ही हुए थे, रुझान आना शुरू हुए थे, तब से ही भाजपा 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 ही मीडिया चिल्ला रही थी। कहीं पर जो है दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, क्योंकि पूरा समय जो है कोई भी व्यक्ति टीवी नहीं देखता है। कोई 10 मिनट देखता है, कोई 5 मिनट देखता है, कोई आधा घंटा देखता है। तो जब भी कोई व्यक्ति टीवी देखे तो उसे केवल और केवल भाजपा की ही तारीफें नजर आएँ, चाहे वो नरेंद्र मोदी के मुंह से हो, चाहे उनके प्रवक्ताओं के मुंह से हो, चाहे वो टीवी डिबेट्स में हो। लेकिन यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद था दलित चिंतन, दलितों की राजनीति कहाँ जा रही है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है कि दलितों की राजनीति अब पिटने और छितने की तरफ जा रही है। क्योंकि दलित हमेशा जो है, कांसीराम जी सवाल करा करते थे कि आप जो है मैनिफेस्टो जारी नहीं करते हैं, घोषणा पत्र नहीं जारी करते हैं। कांसीराम जी कहते थे कि भाई हम काम करके दिखाएंगे, और सभी सत्ता में आए तो काम करके उन्होंने दिखाए भी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दलितों के लिए जो भारत में राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति है ही नहीं। मुद्दों की राजनीति आपके लिए कांग्रेस ने की, मुद्दों की राजनीति आपके लिए बीजेपी ने की, मुद्दों की राजनीति आपके लिए आम आदमी पार्टी ने की। सारी पार्टियां आपके बीच में आएंगी और वो मुद्दों की राजनीति करेंगी। लेकिन आपके लिए भारत में जो राजनीति है वो मान सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति है। ये आपको कब समझ में आएगा। मुद्दों की बात करें तो फ्री बिजली, फ्री पानी अगर आपको आम आदमी पार्टी दे रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी भी दे सकती है। फ्री राशन अगर भारतीय जनता पार्टी बांट रही है तो आपको वो बहुजन समाज पार्टी भी दे सकती है। हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन देगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो जीने ही नहीं देगी, मार देगी। लेकिन आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है
कि जब मान सम्मान की बात आएगी तो मान सम्मान केवल और केवल वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही वितरित होगा। वहां पर ब्राह्मण को सबसे ऊंचा मान सम्मान मिलेगा। कभी भी देख लीजिए आप, जो है देखिए आप, राजस्थान में जो है अब कौन सीएम बनेगा। अर्जुन राम मेघवाल ने कोई कम मेहनत ना की है, बनाइए उसको सीएम, पता लग जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो परिवारवाद नहीं चलाती है, वो तो राजवाद चलाती है। खाली राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख देने से काम नहीं बन जाता। अभी जो राजघराने हैं, राजस्थान के राजघराने हैं, मध्य प्रदेश के राजघराने हैं, वो आपकी राजनीति में सक्रिय हैं और जब भी मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री वही बनते हैं। और परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, कल इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, मैं सोच रहा था मैं क्या कैसे जवाब दिया जाए, कैसे सवाल पूछा जाए। प्रधानमंत्री जी को ये समझ में ही नहीं आता कितनी जगह उन्होंने जो है परिवारवाद के आधार पर टिकट बांटे हैं। अमित शाह के बेटे को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया है? इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कौन सी योग्यता है अमित शाह के बेटे में क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट एनालाइज करने की, कमेंट्री भी कभी की हो, जो कि उन्होंने जो है उस बोर्ड का उसको अध्यक्ष बना दिया। जहां पर भी मलाई है वहां पर जो है राम मंदिर का ही ले लीजिए आप, जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कितने दलितों को आपने स्थान दिया है, और जिस दलित को आपने स्थान दिया है वो आपका चापलूस होगा। वो अपने समाज का चापलूस नहीं है, वो अपने समाज के लिए सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं है, वो केवल और केवल हिंदुत्व की बात करने वाला गांधी का हरिजन ही होगा। तो साथियों, मेरा यहाँ पर जो है ये जो बात बताने का जो है कि जो मध्य प्रदेश चुनाव लें वहाँ पर 54 सीटें प्लस की हैं, कितनी भी नेगेटिव हवा चल रही है बीजेपी की, हर प्रदेश में नेगेटिव हवा चल रही है, पूरे देश में नेगेटिव हवा चल रही है, उसके बावजूद, और दिल्ली के जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें भी 7 सीटें प्लस कर ली थी। मुद्दों की राजनीति थी यहाँ दिल्ली में, केजरीवाल जी ने बिजली और पानी पे सबको साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं हिला और 7 सीटें प्लस कर ली थी। कैसे? मैं लगातार ये कहता रहा हूं कि आपके लिए भारत की राजनीति में मुद्दों की राजनीति नहीं है, आपका सांस्कृतिक मामला है। आपको सांस्कृतिक बदलाव की तरफ सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो जननी संस्था है, जिसने उसे जन्म दिया है, आरएसएस, वो 1925 से लगातार आज तक भारत में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है, और वह संस्कृति के प्रचार प्रसार के माध्यम से ही इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं कि चाहे कितनी भी नेगेटिव हवा, चाहे विरोधी पक्ष कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कितने भी मुद्दे उनके मजबूत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हिंदुत्व के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर वोट तो केवल बीजेपी को ही पड़ेगा। हम लगातार बोलते रहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है, एक तरफ समणवाद है, एक तरफ ब्राह्मणवाद है। आज जो ओबीसी है, जो मध्य प्रदेश का जो जनजातीय वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, वो जब बौद्ध हुआ करता था तब ये राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र था। आज इसी वर्ग को बहला कर, फुसला कर, क्योंकि उसको पहले तो ईश्वर की आराधना सिखा देते हैं, ईश्वर के अंदर आस्था सिखा देते हैं, ईश्वर में विश्वास करा देते हैं, और उसके बाद जो है उसी ईश्वर का डर दिखाकर या प्रलोभन दिखाकर या फिर दूसरे को दिखाकर, जैसे कि गोविंद राम मेघवाल जी के साथ में हुआ। गोविंद राम मेघवाल जी ने अपने समाज को जागृत करने का काम किया। मेघवाल समाज को जा के बताया कि भाई अम्बेडकरवाद क्या है, भाई ये अंधविश्वास है, भाई ये पाखंडवाद है, पर्दा प्रथा मत करो भाई, करवा चौथ का व्रत मत करो भाई। ये सब बातें जो गोविंद राम मेघवाल जी बता रहे थे, ये सब बातें अपने समाज को जगाने के लिए बता रहे थे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस समाज को जगाने के लिए गोविंद राम मेघवाल जी निकले, उसी समाज ने गोविंद राम मेघवाल को उसी आधार पर हरा दिया। अर्जुन राम मेघवाल निकलकर जो है समाज में क्या बोला होगा? यही बोला होगा, अरे ये तो तुम्हारे धर्म का विरोध करता है, अरे तुम्हारे रीति रिवाज परंपराओं का विरोध करता है। जैसे कि एक बार जब बाबू जगजीवन राम जी दलितों की बस्तियों में जाकर ये कहा करते थे कि दलितों के असली मसीहा अंबेडकर नहीं है, दलितों के असली मसीहा तो गांधी जी हैं, गांधी जी उनका उद्धार कर रहे हैं, वही मसीहा हैं। और गांधी जी पचकुइया रोड पे आके बैठ गए थे वाल्मीकि बस्ती में। वाल्मीकि कभी समझ ही नहीं पाए इस बात को कि क्या षड्यंत्र उनके खत पर चला जा रहा है।
तो साथियों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा जो असली राजनीतिक आधार है वो सांस्कृतिक होना चाहिए। हमें सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। हमें इन्हीं लोगों को बौद्ध बनाना है। हमें इन्हीं लोगों को जो है, इनका जो हम कहें कि धर्म परिवर्तन, अब धर्म परिवर्तन वो सामुदायिक परिवर्तन नहीं है, इनकी सोच में परिवर्तन करना है, इनके सोचने के ढंग में परिवर्तन करना है। जहां पर हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति आपको जो है हिंसा में लिप्त रहना सिखाती है, काम भोगों में लिप्त रहना सिखाती है, राग पैदा करना सिखाती है, मनोरंजन का जीवन देती है, वहीं पर आपको जो है समण संस्कृति यानी बौद्ध संस्कृति जो है आपको अहिंसात्मक रहना सिखाती है, प्यार मैत्री सिखाती है, दुश्मन पर भी मैत्री से विजय पाना सिखाती है, राग से दूर रहना सिखाती है, अप्रमादी रहकर जीवन जीना सिखाती है, हमेशा जो है अपने उच्चतम प्रयास करना सिखाती है। तो साथियों, आज हमें इस बात की ज़रूरत है, यदि साहेब मान्यवर कांसी राम जी की जो राह थी, अगर उसको एक सिस्टम में तब्दील किया होता कांसी राम जी ने, क्योंकि ये राजनीति तो समाज की हुई लेकिन वह राजनीति व्यक्तिवादी होकर रह गई, उसमें एक सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाया। जैसा सिस्टम आरएसएस ने क्रिएट कर रखा है कि वहाँ पर व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर उनकी संस्कृति के लिए जगह है, वहाँ पर उनके लिए जो उनका धर्म है, जो उनका पंथ है, मजहब है, उसके लिए जगह है। वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पर वे अपने आप को सत्ता में लाने के लिए अडवाणी की जितनी भी तपस्या है उसका भी बलिदान दे देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं उसको। वो किसी परवाह नहीं करते, वो केवल और केवल इस बात की परवाह करते हैं कि सत्ता जो है अब किस रास्ते से उनको मिलने वाली है। तो साथियों, हमें इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने त्यागी महापुरुष, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम जो है, अगर हमारे महापुरुषों ने 10 कदम चले तो हम 10 लोग मिलकर 1 कदम चलें। हमारे महापुरुष को 10 कदम चलने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा, सब कुछ त्यागना पड़ा, तो हम एक कदम चलेंगे तो हमें सब कुछ त्यागना नहीं पड़ेगा, सारा न्यौछावर नहीं करना पड़ेगा, बहुत कुछ बचा रहेगा, आराम भी रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी को भी जी सकते हैं, वो ज़िंदगी के तमाम जो ऐसो आराम है उसको भी भोग सकते हैं, लेकिन 1 कदम तो चलें आप। अगर हम सब मिलकर 1 कदम चलेंगे तो जो आज हमारे ऊपर संकट आ पड़ा है वो 2024 में धुल जाएगा, मिट जाएगा, हम उसे निजात पालेंगे। तो साथियों, इसके साथ ही एक बात और कि बहुजन समाज पार्टी के पास इतना वोट बैंक नहीं है, या कहें कि बहुजन समाज के पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो कई पार्टियों को अफोर्ड कर पाए। बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, चाहे वो परिवारवादी राजनीति कर रही है, चाहे वो गलत नीतियों राजनीति कर रही है, लेकिन इस समाज की पार्टी है। जब भी सत्ता में आएगी तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए सोचेगी, बहुत सारा नहीं सोचेगी तो कुछ तो सोचेगी ही। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि अपनी राजनीतिक पार्टी बनाता है, जरूर बनाए, मैं रोकता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं बनाए, लेकिन ये निश्चित कर ले कि जो पूर्व पहले से ही बनी हुई पार्टी है उसके वोट बैंक को टच नहीं करूँगा। जो मेरा वोट, मेरे समाज का वोट दुश्मन समाज के पास है, दुश्मन पार्टियों के पास है, वहाँ से लाने का काम करूँगा। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो निसंदेह पार्टियाँ बनाए, लेकिन जब तक अगर ऐसा ना हो तो कम से कम कुछ रणनीतियाँ तैयार करे। मैं केवल चंद्रशेखर रावण को ही यहाँ पर गलत साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे शिकायत की है। चंद्रशेखर रावण के जो पदाधिकारी हैं वो शिकायत करते हैं कि हम लोग जो है खुलेआम बोलते हैं, नाम लेकर बोलते हैं। मैं तो नाम लेकर बहुजन समाज पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने जो नीतियाँ अपनाई हैं वो ठीक नहीं है। आज उन्हीं नीतियों का रिजल्ट हमें भुगतने को मिल रहा है कि जब कोई कार्यकर्ता किसी सीट पर 5 साल तक मेहनत करता है तो 5वें साल में जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव से ठीक पहले जो है कोई भी अमीर प्रत्याशी जाता है और वहाँ पर जो है वो सीट जो है वहाँ पर टिकट लेकर आ जाता है। ये कोई एक सीट का मामला नहीं है, बहुत सारी सीटों पर देखने को मिला है। इसी का कारण है कि कोई भी कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर उस सीट पर काम करके राजी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो पूरे 5 साल तो मेहनत करेगा और जैसे ही उसका फल खाने का समय आएगा उधर कोई धनपति आ जाएगा और उस सीट को जो है खरीद कर ले जाएगा। मैं सीधे आलोचना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यही कह रहा हूं कि हमें अपने समाज के वोटों का ध्रुवीकरण करना है, उसको इकट्ठा करना है। अभी उसका विकेंद्रीकरण करने का कोई समय नहीं आया है। यही नीतियां जो है भारतीय जनता पार्टी में भी चलती हैं। वहां भी ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता जो है, वहां तो और भी बुरा हाल है, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हो
यह सोचकर कि वहाँ उसका न्याय होगा, उससे पूरा झाड़ू पोछा करवाया जाएगा, सारा काम करवाया जाएगा, सारी कुर्सियाँ लगवाई जाएंगी। और एक सीट पर एक नहीं होता, 40-50 लोग होते हैं। 40-50 लोग जो है इस तरह से जो है झाड़ू पोछा करते हैं उनकी पार्टी में जाकर, जो है जो कि अपने पार्टी में शर्म आती है करने में। और वहां पर जो है अंत में एक ही को टिकट मिलता है। और किसको टिकट मिलता है, किसी छुपा नहीं है, जो पार्टी को जब बहुत बड़ी फंडिंग करते हैं उनको टिकट मिलता है। आम आदमी पार्टी का आप देख लीजिए, जिन लोगों ने जो है करोड़ों अरबों रुपया दिया उनको जो है राजस्थान में जाके बैठा दिया, आपके समाज को नहीं बैठाया। और वाल्मीकि समाज जो है पूरा जोर लगाकर जो है सारा वोट जो है आम आदमी पार्टी को दे रहा है। साथियों, मैं जो आलोचना कर रहा हूं कुछ बातों को केंद्र में रखकर कर रहा हूं। 2024 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो है किस तरह से इकट्ठा होना है। बहुजन समाज पार्टी अगर आज सही नहीं कर रही है, गलत कर रही है, तो दूसरी कोई पार्टी भी ऐसी नहीं है जो उसको रिप्लेस पूरा कर दे। आज ऐसी कोई स्थिति में नहीं है कि पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी का वहां चला जाए। अगर कोई भी पार्टी आती है, कोई भी नई पार्टी खड़ी होगी, तो आधा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पास रहेगा, आधा वोट जो है दूसरी पार्टी ले सकती है। कुछ तो रहेगा, कुछ वहां जाएगा। और यही नीति जो है आरएसएस की है। आरएसएस की नीति है बांटने की नीति। वो जानती है कि जब तक ये बटे रहेंगे, जब तक हम सत्ता में आराम से आते रहेंगे। आज जो कांग्रेस को तोड़ने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया था, कांग्रेस बहुत बड़ी सरदर्दी बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उसको धराशायी करने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को उसको रिप्लेस करना चाहिए था, लेकिन उसका पूरा का पूरा फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो साथियों, हमें इकट्ठा होकर, एक होकर, और कुछ गिले शिकवे आपस में हो तो उनको जो है मिटाकर, दूर करके हमें जो है 2024 के लिए इकट्ठा होना है, अपना वर्चस्व स्थापित करना है। कम से कम इतना वर्चस्व स्थापित कर लें कि हम अपना मान सम्मान बचा सकें, हम जो है कुछ किसी को कहने लायक रह सकें, कुछ किसी को धमक देने लायक रह सकें। जय भीम। नमस्कार साथियों।